नमस्कार, एक्वाकल्चर गुरु में एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है ड्रग्स एंड केमिकल्स अप्लाइड इन एक्वाकल्चर। ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 में हम यूएसएफडीए अप्रूव्ड ड्रग्स और केमिकल्स के बारे में भी बताएंगे। यहाँ पर हम डोज, अवेलेबिलिटी और उनका एप्लीकेशन किस तरह से करना है इसके बारे में बताएंगे। यहाँ पर जो भी हम प्रक्रिया बताने वाले हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन नाम की जो संस्था है उससे अप्रूव्ड है। तो शुरुआत करते हैं। हियर वी गो टू आवर फर्स्ट स्लाइड। सबसे पहले ये जान लें कि यह मार्गदर्शिका केवल सूचनात्मक और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। यह एक निर्देशात्मक टूल के रूप में नहीं है और ना ही यह किसी पेशेवर मछली स्वास्थ्य जीव विज्ञानी या लाइसेंस प्राप्त पशु चिकित्सकों की सलाह का स्थान लेता है। विनियमित उत्पादों का प्रबंधन करने वाले व्यक्तियों की यह जिम्मेदारी है कि वे लेबल निर्देशों को पढ़ें और उनका पालन करें तथा इन उत्पादों का उपयोग करने से पहले प्रासंगिक विनियमन में अगर किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ है तो उसके बारे में भी जागरूक रहें। ये दोनों चीज़ें अति आवश्यक हैं। जलीय कृषि में मछली स्वास्थ्य प्रबंधन का मतलब होता है मछलियों में बीमारी को रोकने के उद्देश्य से की जाने वाली सारी रणनीतियाँ। एक बार जब मछलियाँ बीमार हो जाती हैं तो उनका ठीक होना बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। एक प्रभावी मछली स्वास्थ्य प्रबंधन की कुंजी बीमारी की रोकथाम है, उपचार नहीं। यह उचित जल गुणवत्ता प्रबंधन, पोषण और स्वच्छता के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। इसके बारे में हम पहले बता चुके हैं। इन आवश्यक कारकों के बिना अवसरवादी बीमारियों के प्रकोप को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। यह ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि सभी रोग संक्रामक नहीं होते। कुछ विषाक्त पदार्थों से या पोषण संबंधी कमियों से भी उत्पन्न होते हैं। संक्रामक रोग मेजबान, रोगजनक और आसपास के वातावरण के बीच विशिष्ट अंतःक्रियाओं की वजह से होते हैं। वैचारिक रूप से मछली के स्वास्थ्य और बीमारी को मेजबान, रोगजनक और पर्यावरणीय कारकों के बीच एक गतिशील अंतःक्रिया के रूप में देखा जा सकता है। बीमारी के प्रकोप या मछली के स्वास्थ्य से जुड़ी अन्य समस्याओं के दौरान समस्या के समाधान के लिए त्वरित कार्रवाई की इच्छा होना स्वाभाविक है। जबकि शुरुआती पहचान और त्वरित प्रक्रिया महत्वपूर्ण है, कार्रवाई करने से पहले स्थिति और उपलब्ध विकल्पों का पूरी तरह से आकलन कर लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मछली पालकों को आवेगपूर्ण तरीके से प्रतिक्रिया करने के बजाय सोच समझ के प्रतिक्रिया करने पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए कोई भी उपचार लागू करने से पहले निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करिए। क्या बीमारी की गंभीरता या मछलियों की मृत्यु दर उपचार को उचित ठहराती है? क्या बीमारी का इलाज संभव है और सफल परिणाम की क्या संभावना है? क्या मछलियों को उनके मौजूदा वातावरण में लागत, हैंडलिंग और रोग निदान को ध्यान में रखते हुए इलाज किया जा सकता है? क्या इलाज खर्च के लायक है या मछली के मूल्य से अधिक होगा? क्या मछलियां इलाज को सहन करने के लिए पर्याप्त रूप से स्वस्थ हैं? क्या मछलियों को जल्दी ही पकड़ा या छोड़ा जाएगा ताकि उन्हें पर्याप्त निकासी या रिकवरी का समय मिल सके? इन सब बातों का ध्यान रखकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। एक बार जब बीमारी का पता चल जाता है और उपचार की योजना बनाई जाती है तो सफल उपचार सुनिश्चित करने के लिए कई कारकों पर विचार करना चाहिए। उसमें पानी की आपूर्ति क्या है, मछली, उपचार और रोग, इनके बारे में हम लोग बारी बारी से बात करेंगे। पहले जल आपूर्ति के बारे में बात करते हैं। जल पैरामीटर पीएच, घुलित ऑक्सीजन, तापमान, अमोनिया, नाइट्रेट के स्तर जैसे जल पैरामीटर की जांच करिए। कुछ दवाएं कुछ जल स्थितियों में कम प्रभावी होती हैं या अधिक हानिकारक भी हो सकती हैं। ये सुनिश्चित करें कि उपचार के दौरान जल प्रवाह और परिसंचरण बनाए रखा जाए।
कम प्रवाह अपर्याप्त ऑक्सीजन स्तर का कारण बन सकता है, जबकि उच्च प्रवाह दवा को बहुत तेज़ी से पतला कर सकता है, डाइल्यूट कर सकता है। दवाएं बायोफिल्टर में लाभकारी बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचा सकती हैं, संभावित रूप से नाइट्रोजन चक्र को बाधित कर सकती हैं। यदि बायोफिल्टर क्षतिग्रस्त हुआ तो अमोनिया और नाइट्राइट का स्तर बढ़ सकता है, जिससे मछलियां तनावग्रस्त हो सकती हैं और रिकवरी में बाधा आ सकती है। तो उपचार के दौरान बायोफिल्टर को अलग रखने पर विचार करिए। अलग अलग मछली की प्रजातियां दवाओं के प्रति अलग अलग प्रतिक्रिया करती हैं, इसलिए जो मछलियां कल्चर की जा रही हैं उन प्रजातियों की विशिष्ट सहनशीलता को अवश्य जानें। उदाहरण के लिए कॉपर पर आधारित उपचार एक प्रजाति के लिए सुरक्षित हो सकता है, लेकिन दूसरे के लिए विषाक्त हो सकता है, और इसमें अल्कलिनिटी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, जिसके बारे में हम पहले बता चुके हैं। मछली का समग्र स्वास्थ्य, तनाव का स्तर और प्रतिरक्षा प्रणाली की स्थिति उपचार की सफलता को प्रभावित करती हैं। जो मछलियां पहले से ही तनावग्रस्त हैं या जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर है, उनके ठीक होने की संभावना कम है, भले ही आप उपचार कितना उचित करते रहिए। किसी भी व्यवहारिक परिवर्तन या भोजन पैटर्न के लिए मछली की निगरानी करिए। यदि मछलियां बहुत अधिक तनावग्रस्त हैं तो वे भोजन करना बंद कर सकती हैं, जो औषधीय फीड उपचार को प्रभावित कर सकता है। सिस्टम में मछलियों की संख्या और कुल बायोमास आवश्यक दवा की खुराक को प्रभावित करते हैं। अधिक खुराक मछलियों को नुकसान पहुंचा सकती है, जबकि कम खुराक अप्रभावी हो सकती है। निर्धारित करिए कि ये बाथ ट्रीटमेंट होगा या भोजन में दवाई दी जाएगी या पर्यावरण उपचार होगा, जैसे कि पानी कीटाणु शोधन या प्रोबायोटिक्स वगैरह। खुराक की सही गणना करें और सुनिश्चित करें कि उपचार की अवधि उचित है। कम खुराक या उपचार को छोटा करने से अपूर्ण रिकवरी और संभावित प्रतिरोध हो सकता है, जबकि अधिक खुराक मछली को नुकसान पहुंचा सकता है या सिस्टम बाधित हो सकता है। कुछ उपचार आरएएस के घटकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे कि तांबा धातु के हिस्से को खराब कर सकते हैं, फॉर्मेलिन सील को खराब कर सकती है, पंप को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इन सब विषय में भी ध्यान देना चाहिए। यदि मछली हार्वेस्टिंग के नज़दीक है तो दवाओं के लिए जो रिकवरी पीरियड है उस पर ज़रूर विचार करिए। कुछ उपचारों के लिए मछली को खाने से पहले सुरक्षित होने के लिए एक निश्चित समय की आवश्यकता होती है, जिसे रिकवरी टाइम कहते हैं। पहचाने कि रोग बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी या कवक के कारण होता है। एंटीबायोटिक्स जीवाणु संक्रमण के खिलाफ प्रभावी होते हैं, लेकिन वे वायरस या परजीवियों के खिलाफ काम नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए इच जैसे परजीवी रोगों के लिए कॉलमनरिस जैसे जीवाणु रोगों की तुलना में एक अलग उपचार दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। प्रारंभिक पहचान सफल उपचार की संभावना को बढ़ाती है। एक बार जब रोग बहुत आगे बढ़ जाता है तो इसके प्रभावों को उलटना मुश्किल हो सकता है। कुछ रोगजनकों में कुछ उपचारों के प्रति प्रतिरोध विकसित हो जाता है, खासकर अगर उनका बार बार उपयोग किया गया हो। यदि प्रतिरोध चिंता का विषय है तो सही उपचार का उपयोग करना और दवाओं का रोटेशन एक महत्वपूर्ण विषय है। अत्यधिक संक्रामक रोगों के लिए प्रभावित मछली को अलग करना या यहाँ तक कि पूरे बैच को संगरोध करना पड़ सकता है, और जल प्रणाली के माध्यम से रोग के प्रसार की सावधानीपूर्वक निगरानी करना बहुत महत्वपूर्ण है। उपचार से पहले पानी की मात्रा, प्रवाह दर और तापमान को अच्छी तरह से नापें। पालन इकाई में मछलियों की संख्या और कुल वजन की गणना करें। उपचार उत्पाद की पहचान और समाप्ति तिथि और सांद्रता की पुष्टि करिए। मीट्रिक और मानक इकाइयों के बीच भ्रम से बचने के लिए गणनाओं की दोबारा जांच करें।
मीट्रिक और मानक इकाइयों के बीच भ्रम से बचने के लिए गणनाओं की दोबारा जांच करें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि आवश्यक हो तो वातन उपकरण रेडी रखिए, क्योंकि डिज़ोल्व ऑक्सीजन का लेवल गिर सकता है। सुनिश्चित करें कि पानी के निर्वहन के लिए उचित परमिट मौजूद है और अधिकारियों को सूचित करिए। यदि संभव हो तो पूरी आबादी का उपचार करने से पहले एक छोटे से समूह पर बायोएसिक का संचालन करिए, ताकि पता लग सके कि दवा कोई बहुत ज़्यादा हानिकारक प्रभाव तो नहीं डाल रही है। उत्पाद निर्देशों का पालन करते हुए उपयोग से पहले जो उत्पाद है उसको डाइल्यूट करने के लिए उसी कल्चर वाटर को लीजिए जिसमें मछली है। पालन इकाइयों में उपचार का समान वितरण सुनिश्चित करिए, किसी एक ही जगह मत डाल दीजिए सारी दवा। संकट के किसी भी लक्षण के लिए उपचार के दौरान मछली का बारीकी से निरीक्षण करते रहिए। पूरी प्रक्रिया के दौरान पानी के तापमान और घुले हुए ऑक्सीजन के स्तर की लगातार निगरानी होनी चाहिए। सिस्टम में गंदगी और उपचार की प्रभावशीलता को कम होने से बचाने के लिए भोजन देना बंद कर दीजिए। जहां ओरल ट्रीटमेंट चल रहा है वहां पे तो भोजन देना पड़ेगा। यदि मछली संकट में पड़ जाए तो उपचार बंद कर दें और समान स्थिति बहाल करिए। उपचार के बाद कम से कम 24 घंटे तक मछली की लगातार निगरानी करें। कम से कम 48 घंटे तक मछली को तनाव में डालने से बचिए। उपचार की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए मछली की दोबारा जांच करिए। उत्पाद, मछली के जीवन स्तर और पालन प्रणाली के आधार पर एप्लीकेशन टेक्निक्स अलग अलग होंगी, लेकिन उपचार आमतौर पर पानी, भोजन या इंजेक्शन के माध्यम से ही लागू किया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जिनके बारे में हमने आपको बताया, जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो जो भी उपचार आप कर रहे हैं उनका बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये पहला पार्ट था। अब दूसरे पार्ट में हम लोग USFDA अप्रूव्ड ड्रग्स की एक लिस्ट लाएंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि कौन कौन सी दवाओं का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो से अगर आपने कुछ नया हासिल किया है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जल्दी ही मिलते हैं अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।